जय हिंद दोस्तों आज हम लोग डीएलएड बीटीसी का कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का। दोस्तों हम इस चैनल पे 2016 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं डीएलएड के, वो सारे क्वेश्चन का हल करवाने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा बच्चों को कि ज़्यादातर पेपरों में ये देखने को मिलता है कि वो उसके जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आ चुके हैं, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पूर्णांक जो होता है 25 नंबर का होता है और 1 घंटे समय मिलता है दोस्तों। तो जिसको देखिए कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान है वो तो आसानी से कर ले जाएगा, और लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती है, जबकि बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, बेसिक होता है सब कुछ। नहीं जानकारी है तो ज़्यादातर क्या होता है, बैक लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो बीटीसी में बैक लगने का अगर थोड़ा सा आप जागरूक नहीं रहेंगे तो बैक लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है और मज़े से तैयारी करना है ध्यान रखते हुए पेपर का। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बायोस, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, BIOS बायोस का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है बेसिक इनपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा दिया है बेसिक आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चौथा दिया है बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो बेसिक यहीं तक आएगा। देखिए इसमें हमारा बायोस को हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमने आंसर के लिए आपको अलग से एक चीज़ें बना के रखा है नीचे। देखिए जैसे बी में दिया है कि बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों, समय कम है बच्चों के पास। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त होती है? तो देखिए वर्तमान में कंप्यूटर में नंबर प्रणाली, जो कहने का मतलब ये है कि कौन सी नंबर सिस्टम यूज होता है। तो देखिए पहला दिया है दशमलव प्रणाली, दूसरा है हेक्साडेसिमल प्रणाली, तीसरा दिया है ऑक्टा प्रणाली और चौथा दिया है बाइनरी प्रणाली। तो जैसा आप लोग को पता है जैसा कि इस समय वर्तमान में जो कंप्यूटर में जो नंबर प्रणाली यूज होता है वो बाइनरी प्रणाली यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर सारे डाटा को 0 और 1 के कोड में अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, तो बाइनरी जो सिस्टम होता है वो 0 और 1 के कोड में स्टोर करता है। ठीक है, बस इतना, इसका आंसर बस इतना ही समझिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। तो बाइनरी सिस्टम के बारे में पूछेगा कि आजकल के वर्तमान कंप्यूटर जो है किस सिस्टम पे काम करते हैं, तो बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। पहला दिया है लाइन द्वारा, दूसरा दिया है कर्व द्वारा, तीसरा रेक्टेंगल द्वारा और चौथा दिया है ब्रश द्वारा। तो देखिए दोस्तों, लाइन तो क्या होती है, एक स्ट्रेट सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। ठीक है, और कर्व जो होता है, कर्व इसमें बोला है, कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और रेक्टेंगल तो आप लोग जानते हैं आयत होता है। अब ब्रश इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो अब हमें कर्व की बात कहेगा, चाप की बात कहेगा, तो हम कर्व पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा देखिए, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। पहला नंबर है प्रोसेसिंग करना, दूसरा इनपुट करना, तीसरा क्या है तुलना करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला है प्रोसेसिंग करना, तो डाटा को क्या बोला है दोस्तों, डाटा को व्यवस्थित करना, तो प्रोसेसिंग करना ही व्यवस्थित करना कहलाता है, यानी सीक्वेंशियल लगाना, उसका जो व्यवस्थित करना प्रोसेसिंग करना कहलाता है। इनपुट करना क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी डाटा को कमांड करते हैं बाय मीन्स ऑफ कीपैड से देते हैं या माउस से देते हैं या किसी स्कैनर से देते हैं, तो हम वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तुलना करना तो वो कंप्यूटर अपना तुलना करता है किसी 2 या 2 से अधिक चीज़ों को। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, हमारा आंसर एक करेक्ट होगा, कौन सा, प्रोसेसिंग करना। ठीक है, अगला देखिए पांचवा नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो देखिए पहला नंबर दिया है मॉनिटर,
दूसरा दिया है प्रिंटर, तीसरा CPU, चौथा CU। ठीक है दोस्तों। तो देखिए मॉनिटर नहीं हो सकता, मॉनिटर में तो हम ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। और CPU क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही हमारा क्या है, जो कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है। ठीक है, इसी को हम इसको मस्तिष्क कह सकते हैं। तो C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गए, ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। उसके बाद क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें हमें एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे और 1 से 1.5-2 लाइन का आंसर लिखना होगा। ठीक है, बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का ये भी होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 ही नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 6ठा नंबर अति लघु उत्तरीय में पहला है, डाटाबेस क्या होता है, यानी डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, डेटाबेस क्या होता है कि बहुत सारे डेटा का समूह जिन्हें एक जगह सिस्टमैटिकली, ठीक है, स्टोर किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, मॉडिफाई और अपडेट किया जा सके। क्लियर है दोस्तों। तो यानी कि बहुत सारे डेटा को एक ही जगह जब हम सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाते हैं, सिस्टम से अगर क्रम वाइज स्टोर करते हैं ताकि हम उस पर क्या करें, एक्सेस कर सकें और उसे ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफाई कर सकें, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अपडेट किया जाता है, इसे हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें लिखना है, 2 से 2.5 लाइन में इसका आंसर पूरा कर देना है और वही लिखना है जो एग्जैक्ट इसका आंसर है। ये नहीं कि आप कुछ भी लिखने चले जाएं और आपको एग्जामिनर मतलब कि नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम क्या होता है दोस्तों, जब भी हम ईमेल आईडी या कोई जब भी आप खोलेंगे ईमेल आईडी वगैरह, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पैम करके मैसेज आए हुए होते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे न चाहते हुए भी जो प्रोडक्ट के विक्रेता हैं या फिर प्रचारक हैं, वो क्या होता है, उस पर हम लोग का ऐड कुछ न कुछ लगाते रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसको आंसर कैसे लिखेंगे, कोई व्यक्ति या कंपनी हमारे न चाहते हुए भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई मैसेज भेजते हैं या ईमेल करते हैं और बार बार करते रहते हैं, उसे स्पैम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या ये तो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है। क्लियर है ना। तो वो क्या काम करता है, किसी प्रोडक्ट के क्या करता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी या मैसेज बार बार भेजता रहता है, प्रचार भेजता रहता है, ईमेल करता रहता है और बार बार वो करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। क्लियर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है दोस्तों ना, एक दूसरे से सारे जुड़े रहते हैं। तो एक कंप्यूटर का नेटवर्क पूछा है, तो कंप्यूटर नेटवर्क 4 तरह के होते हैं दोस्तों। पहला क्या है, लैन होता है, दूसरा वैन है, तीसरा मैन और चौथा क्या है, पैन। देखिए लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कभी कभी लैन का फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको लैन का नंबर पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो लैन से क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो और उसके बाद पैन होता है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ होता है। मतलब लोकल एरिया शब्द से ही लग रहा है, लोकल यानी छोटे से। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर हों, अलग अलग फ्लोर में अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हों, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे घर या कार्यालय या कॉलेज आदि जगहों पर जो यूज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र शामिल करता है जिसमें कई कंप्यूटर या लैन शामिल होते हैं। यानी कई कंप्यूटर शामिल हो सकते हैं या कई जगह के लैन आपस में मिलकर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई टेलीफोन सिस्टम होता है, माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट आदि इससे लिंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए मैन क्या होता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए मैन क्या होता है, मैन का नेटवर्क का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में होता है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, गाजियाबाद, इन सब शहरों में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, और पैन का क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दोस्तों क्या होता है,
पैन एक पर्सनल सेट किया हुआ एक नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, पर्सनल सेट किया हुआ नेटवर्क है। इसकी कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 मीटर की सीमा के भीतर की होती है। ठीक है, तो यानी बहुत दूर नहीं होता है, 10 मीटर के भीतर ही इसका सीमा कर दिया जाता है, तो ये पैन होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया जो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। 4 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क हैं। अब आपसे इनमें से किसी एक का फुल फॉर्म पूछ सकता है या किसी एक दो का बारे में पूछ सकता है कि वाइड नेटवर्क क्या होता है, वैन क्या होता है, लैन क्या होता है, या लैन के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, रोम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों रोम हो गया, रैम हो गया, इन सब का पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, रोम क्या होता है, ये एक तरह की मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, यह एक प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, यह एक प्राइमरी मेमोरी है। यह वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा पहले से ही भरा होता है और जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जैसे कि इसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ कि रीड ओनली मेमोरी, केवल हम इसमें रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, देखिए रोम क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिएगा। रोम होता है जो, जैसे हम किसी एप्लीकेशन वगैरह को लोड करते हैं तो वो रोम में लोड होता है, और किसी फिल्म, मूवी, गाना या किसी चीज़ को अगर हम लोड करते हैं तो वो किस में होता है, रैम में होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो देखिए आगे 10वां क्वेश्चन समझते हैं। अब रोम को समझ में आ गया, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, वर्ड से ही समझ लीजिए, इसमें केवल हम पढ़ सकते हैं, बस इतना समझिएगा। ठीक है, आगे 10वां देखिए, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी एक तो ये कंप्यूटर भाषा है, दूसरा अपना लोकल भी भाषा आप से किसी चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं। सूचना यानी क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सूचना का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना। जैसे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सूचना बोलेंगे कि आपको यहाँ से ये चीज़ सूचना मिली है, इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई बात वहाँ से पता लगा है, उसको हमें बताना है लोगों को। ठीक है, तो सूचना का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना या कहना, समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों, सूचना क्या हो गया, यानी कोई भी बात हो गया जो हम किसी से शेयर करते हैं या बताते हैं या पता करते हैं, वो एक तरह की क्या हो गई, सूचना हो गई। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। जब हमें फाइल अपलोड करना होता है तो उसको किस प्रकार से अपलोड करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो किसी फाइल को देखिए क्या लिखेंगे इसमें, किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस गूगल ड्राइव वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फाइल ब्राउज करते हैं और उसके बाद फाइल अपलोड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपलोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हाँ देखिए दोस्तों, अब 11 क्वेश्चन तो जो था, 5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप था और 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी ये क्या थे, अति लघु उत्तरीय। अब उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के होते हैं। देखिए यहाँ से 12वां नंबर स्टार्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, सर्च इंजन का मतलब ऐसा इंजन जिस पे हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, यानी खोजते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। अब ध्यान दीजिए, सर्च इंजन के उदाहरण निम्नलिखित है। सर्च इंजन बहुत है, हज़ारों सर्च इंजन है दोस्तों, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है, चर्चित हैं सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है कि सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड, यानी हम जो कीवर्ड देते हैं उसको, ठीक है, प्रदान करते हैं या टाइप करते हैं, का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना को हम क्या करते हैं दोस्तों, सूचना खोजने में क्या करता है, सहायता करता है। सर्च इंजन के उदाहरण लिख दीजिएगा या प्रकार लिख दीजिएगा सर्च इंजन के प्रकार में। तो क्या हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल, ओपेरा, फायरफॉक्स, ईटीसी। ठीक है दोस्तों, अब 13वां नंबर देखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए।
अब यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के अंतर के बारे में पूछा है। तो एक तरफ इंकजेट प्रिंटर, दूसरी तरफ लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। जैसे कि इसके नाम में लिखा है इंकजेट लिखा है दोस्तों, ये क्या करता है, उस पर स्याही को छिड़कता है। ठीक है ना, एक तरह से। तो इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या करता है दोस्तों, एक लेजर प्रिंटर एक लेजर और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा अंतर देखिए दोस्तों, यह लेजर प्रिंटर की तुलना में काफ़ी किफ़ायती यानी सस्ता होता है। ठीक है दोस्तों। और लेजर प्रिंटर क्या होता है, महंगा होता है। यानी इंकजेट प्रिंटर कभी भी ज़्यादातर सस्ता मिलता है अकॉर्डिंग टू लेजर प्रिंटर के। तीसरा देखिए अंतर, इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है जिसके माध्यम से कागज़ पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। तो हमने बताया जैसे कि दोस्तों कि इंजेक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, इंजेक्ट शब्द से ही मतलब है कि हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं स्याही को। ठीक है। तो उस पर एक नोजल लगाया जाता है, वो नोजल बार बार क्या करती है, स्याही को छिड़कती है। ठीक है। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगा होता है, इस तरह की नोजल कोई भी नोजल नहीं लगा होता है, ये लेजर के माध्यम से प्रिंट करता है। ठीक है। चौथा देखिए, एक इंजेक्ट प्रिंटर के कार्डिज में तरल रूप में स्याही होती है। ठीक है। और अगर हम इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं तो आसानी से सूख जाती है। अगर काफ़ी लंबे समय से नहीं सूख करेगी तो उसकी इंक जो स्याही है दोस्तों वो क्या करती है, सूख जाती है। तो वो तो आपको चाहे प्रिंटर हो, चाहे मार्कर हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे तो वो रखे रखे सूख जाते हैं। ठीक है। लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में होता है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे इंजेक्ट प्रिंटर में दोस्तों लिक्विड तरल फॉर्म में होता है, तब वो क्या करता है, नोजल के माध्यम से उसको हम छिड़क आ जाते हैं। लेकिन लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में उपलब्ध होती है, इसमें सूखने की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पाउडर फॉर्म में सूखा रहता है। ठीक है दोस्तों। पांचवा अंतर देखिए, इंजेक्ट प्रिंटर में देखिए यह हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना पड़ता है जो महंगा होता है। यानी इंजेक्ट प्रिंटर तो सस्ता मिलता है दोस्तों, लेकिन उसकी स्याही क्या होती है, बार बार भरना पड़ता है, इसलिए वो क्या करता है, महंगा पड़ता है, फिर से भरना पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, यह हमें जल्दी से स्याही दोबारा नहीं भरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे हमारे अंतर इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में। इस तरह के क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं दोस्तों। लाइट पेन देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, लाइट पेन कंप्यूटर के CRT यानी क्या होता है, CRT का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। तो CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है। कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के द्वारा करने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सेलेक्ट करने, प्रोग्राम को ऑपरेट करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, ये तो हमारा एक तरह की परिभाषा हो गई ऊपर कि लाइट पेन क्या होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होता है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम किसी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं दोस्तों। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। कभी कभी पूछा जाता है कि लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें इनपुट भी दे देगा, आउटपुट भी दे देगा, उसमें छांटना है कितने इनपुट है कितने आउटपुट है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। माउस से जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं, क्लिक करते हैं, ऑप्शन को दबाते हैं, उसी तरह से ये काम करता है। जिस प्रकार माउस का इस्तेमाल, ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लाइट पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस का इस्तेमाल भी किया जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइट पेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड का परिचय दीजिए। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों, इसके बारे में परिचय, MS वर्ड के बारे में लिखना है। ठीक है। तो देखिए MS वर्ड का पूरा रूप क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों। ये MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पूछा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है,
वर्ड एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेशेवर गुणवत्ता वाले दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दस्तावेज, पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जो आपको अपनी फाइलों और दस्तावेजों को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रारूप और संपादित करने की अनुमति देता है। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर MS वर्ड खोलने के लिए इस सरल चरणों का पालन करें। जैसे देखिए, हमें अपने कंप्यूटर में MS वर्ड खोलना है, चालू करना है, स्टार्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? प्रारंभ में उसकी प्रोग्राम पे जाएंगे दोस्तों, ऑल प्रोग्राम। ठीक है, MS ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, MS वर्ड पे जाएंगे। MS ऑफिस में जाने के बाद उसमें कई सारी चीज़ें खुलेंगे जिसमें MS वर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीडिया। देखो दोस्तों, मल्टीमीडिया करके कई बार क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका है। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों, आज से 10 साल पहले मल्टीमीडिया मोबाइल आई थी जो शुरू में। तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य ये है कि जिसमें कई सारे फंक्शन एक साथ चल रहे हों। इतना तो आप समझ रहे हैं। देखिए, अब इसको देखते हैं उत्तर कैसे लिखना है आपको आंसर। मल्टीमीडिया शब्द मल्टी और मीडिया दो शब्दों के मेल से बना है। मल्टी का अर्थ बहुत यानी अनेक, और मीडिया का अर्थ है सूचना, यानी इमेज, वीडियो, ऑडियो, कई तरह के मीडिया मल्टीमीडिया के रूप में जाने जाते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, संगीत, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमति देता है और आवश्यकतानुसार डेटा एकत्र करने और संशोधित करने का विधि प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मल्टीमीडिया। कई तरह के इसमें काम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक प्रोग्राम है जो क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी सिस्टम का हार्डवेयर है और उसके बाद उपयोगकर्ता है, यानी जो उसका यूजर है, दोनों के बीच में एक क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंटरेक्शन को संभालता है। कंप्यूटर सिस्टम का सारा कामकाज बेस लेवल पर OS पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह सभी कार्य करता है जैसे मेमोरी को संभालना, प्रक्रियाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये काम क्या क्या करता है। देखिए, ये हमारा ग्राफ एक पिक्टोरियल ग्राफ है दोस्तों, इसके द्वारा समझिए। ये यूजर है। यूजर मतलब क्या है, जो बंदा उसको यूज कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है वो डेटा भेजता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन उसको भेजता है। ठीक है, उसके बाद देखो एप्लीकेशन आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एप्लीकेशन को देता है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा चलता चला आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर को देता है और हार्डवेयर से सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी एक तरह से डेटा आता है और एक तरह से जाता है, अंत में उसी यूज़र के पास सारे डेटा चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ग्राफ है दोस्तों। इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे तो इस तरह से हमें लिखना है इसमें। ठीक है, हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। 18 क्वेश्चन है टोटली। देखिए, रिसाइकल बिन क्या होता है। रिसाइकल बिन का मतलब है दोस्तों, ध्यान रख समझिएगा, शब्द से ही समझिएगा। रिसाइकल मतलब बार बार साइकिलिंग होना। तो रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों, जब भी हम कोई डेटा को, कोई चीज़ को जब डिलीट करते हैं तो जाके उसमें रिसाइकल में रह जाता है। ठीक है, जैसे रिसाइकल बिन एक ऐसी एप्लीकेशन या फोल्डर है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में से डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। ठीक है, यानी जब देखिए, जब हम किसी फाइल या फोल्डर को जब डिलीट करते हैं तो वहाँ जिस पेज से डिलीट करते हैं वहाँ से तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो रिसाइकल बिन एक ऐसा जो एप्लीकेशन है, फोल्डर है, उसमें जाके रह जाता है वो। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर
यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट न होकर एक फ़ोल्डर में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप पुनः स्टोर कर सकते हैं। डिलीट हुई फाइल जिस फोल्डर में स्टोर होती है उसे ही रिसाइकल बिन कहते हैं। ठीक है, इस फोल्डर का कई लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोरेज सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फाइल को यहाँ से फिर से स्टोर कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें न चाहते हुए भी कोई काम काज वाली ज़रूरी चीज़ें भी, फाइल भी डिलीट हो जाती है, कोई उस तरह की चीज़ें डिलीट हो जाती है। तो अब डिलीट हो जाती है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई है, वो रिसाइकल बिन में पड़ी होगी, तो हम रिसाइकल बिन से फिर उसको दोबारा अपलोड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा 2023 का जो कंप्यूटर का पेपर है दोस्तों। तो इसके बाद हम लगातार आप लोग के लिए क्वेश्चन हर रोज़ 2-2 3-3 लाते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम फास्ट रिवीजन की पूरी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कि ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो तेज़ी से। ये नहीं कि अन्य यूट्यूबरों की तरह लगे रहें काफ़ी देर तक, आपका ज़्यादा समय जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, यानी आधा से घंटा या 20 मिनट में आपका एक पेपर आपका जो है कि रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।